हेलो थियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और आप सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। सब्सक्राइब्स नहीं आ रहे और साथ ही जिसने पिछले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पिछले एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है कि जोयान सेंट्रल प्लेन्स के अंदर आ गया था। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर आते ही उसे एक बंदा मिलता है जो कि जोयान को धमकाता है 500 स्पिरिट स्टोन देने के लिए, बट जोयान उसको अपने ऑरे से ही सप्रेस कर देता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल एम्परर का ऑरा देखा था जो कि इतना ज्यादा यंग था। जिसके बाद हमने देखा हुआ होता है कि जोयान का दो लोग पीछा कर रहे होते हैं जो कि एल्डर टैंगलोंग और जू जेन होते हैं डोई सेक्ट से, और वो लियानर को लेने के लिए आए थे क्योंकि वो उनकी होली मिस थी। जिसके बाद हमें टैंगलोंग और साथ ही साथ जोयान के बीच की एक फाइट दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और फाइट में अपना जोयान भी घायल होता है और टैंगलोंग की हालत भी खतरनाक हो जाती है। जिसके बाद जूजन टैंगलोंग को लेकर वापस चला जाता है और यहाँ लिटिल फेई डॉक्टर जोयान को लेकर लुओजिन के मेंशन की तरफ जाने लगती है। उसी टाइम पे हमें ये भी दिखाया गया था कि जूजन ने टैंगलोंग को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, और ये बात 3 एल्डर्स को भी पता चली थी और वो 3 एल्डर्स इसी तरफ आए थे, जिसके कारण जूजन की बॉडी में रहने वाली स्पिरिचुअल सोल उसके ऊपर अटैक करती है और इसके बाद वापस उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने पावर को अब्सॉर्ब करके अपने आप को रिकवर कर लिया था। तो लोगों को शक ना हो इसीलिए वो उसे इंजर्ड कर देती है और वो साथ में कहती है कि अब सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। जिसके बाद ये एपिसोड वहीं पे मैंने एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। यूडू के जूजन की बॉडी के अंदर जाते ही वहाँ पे 3 ह्यूमन फिगर्स अपीयर होती हैं और जूजन उन्हें देखकर तुरंत ही थोड़ा उदास और रिस्पेक्टेड वे में उन्हें ग्रीट करता है। ये देखकर वो तीनों एल्डर कहते हैं बोलो आखिरकार टैंगलोंग को क्या हुआ, जिसपे जूजन कहता है कि थर्ड एल्डर वो मुझे बचाने के लिए, जिसमें वो तीनों कहते हैं साफ साफ बोलो, जिसपे जूजन कहता है थर्ड एल्डर और मैंने सेक्ट की होली मिस को ढूंढ लिया था जो कि कई वर्षों से गायब थी। ये सुनकर वो तीनों एल्डर कहते क्या कहा आपने, होली मिस को आप लोगों ने ढूंढ लिया है तो वो कहाँ है। उन तीनों को पता था कि ये न्यूज अगर सेक्ट के लीडर को भी मिलती तो वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते। हालांकि तभी जूजन कहता है हाँ ये मामला है, लेकिन जब हम उनका पीछा करने के लिए बढ़े तो जोयान नामक एक आदमी ने हमें रोक दिया था और थर्ड एल्डर को मार डाला। मैंने भागने की पूरी कोशिश की और मैं भागने में कामयाब भी रहा, हालांकि थर्ड एल्डर, और इसके बाद वो नकली आंसू बहाने लगता है। ये सुनकर वो तीनों एल्डर कहते हैं आप जिस जोयान की बात कर रहे हैं उसकी पावर क्या है और वो किस सेक्ट से है, क्या वो सेंट्रल क्लैंस के जियो क्लेन से हो सकता है। ये जियोयान नाम उनके लिए काफी ज्यादा नोन था क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में उन्होंने ऐसा कोई भी नाम नहीं सुना था। सेंट्रल प्लेन्स में सिर्फ उन्होंने जियो क्लेन को सुना था, तो ये उसी का मेंबर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता तो ये उनके लिए परेशानी होती क्योंकि जियो क्लेन सेंट्रल प्लेन्स के पीक के क्लेन में से एक है, और भले ही इनका डुई सेक्ट कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जियो क्लेन की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि तभी जूजन कहता है एल्डर टेंशन फ्री हो सकते हैं, जोयान सेंट्रल प्लेन्स से नहीं है बल्कि वो साउथ रीजन से आया है। ये सुनकर एल्डर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे बताओ कि ओरिजिन एंसेस्टर लेवल में उसकी पावर क्या है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोयान बिना ओरिजिन एंसेस्टर के लेवल के टैंगलोंग को तो नहीं मार सकता था। हालांकि ये सुनकर जूजन तुरंत ही कहता है एल्डर जोयान कोई ओरिजिन एंसेस्टर लेवल का एक्सपर्ट नहीं है। ये सुनकर वो तीनों लोग काफी ज्यादा शॉक होते और कहते हैं उसने टैंक को लॉन्ग को मार दिया, वो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल का एक्सपर्ट नहीं है तो क्या वो ओरिजिन वेनरेबल लेवल का वॉरियर है, और अगर वो ओरिजिन वेनरेट लेवल का वॉरियर है तो वो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर को क्यों मारेगा। और इसके बाद तीनों एल्डर जूजन की तरफ देखने लगते हैं तो जूजन काफी अजीब फील करता है और कहता है एल्डर जोयान ओरिजिन एम्परर के स्टार्टिंग स्टेज पर है। ये सुनकर वो तीनों एल्डर उसे काफी ज्यादा शॉक होते हुए देखते और कहते क्या कहा आपने, ओरिजिन एम्परर, ये कैसे हो सकता है, एक ओरिजिन एम्परर ओरिजिन एंसेस्टर को कैसे मार सकता है, और उस पर भी एक स्टार्टिंग लेवल का ओरिजिन एम्परर। जूजन अगर तुम्हें बहाना ही बनाना था तो कोई बेहतर बहाना ढूंढते, आपको पता होना चाहिए कि टैंगलोंग 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर थे, यहाँ तक कि उनके सेम लेवल का भी कोई वॉरियर उन्हें नहीं मार सकता है। हालांकि तभी जूजन कहता है एल्डर जोयान की फाइटिंग पावर नॉर्मल हो सकती है लेकिन उसके पास काफी सारे पावरफुल डू स्किल्स हैं, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने पावरफुल डू स्किल का यूज किया था जिससे थर्ड एल्डर की मौत हो गई, और जोयान भी इस टाइम पे हेवीली इंजर्ड है, तो हमें होली मिस को ढूंढना चाहिए और हमें उनका पीछा करना चाहिए। इस टाइम पे वो पूरे सब्जेक्ट को ही चेंज कर देता है और तुरंत ही सबका ध्यान होली मिस की तरफ ले जाता है, और जैसे ही होली मिस की बात सुनते हैं तो बाकी के एल्डर भी उसी तरफ सोचने लगते हैं और इसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर जूजन भी एक इविल स्माइल करता है। तभी उसके मास्टर कहते हैं ये काफी अच्छी बात है कि वे लोग टैंगलोंग की प्रॉब्लम को और मौत के बारे में ज्यादा तुमसे पूछताछ नहीं कर रहे थे, वरना तुम प्रॉब्लम में भी पड़ सकते थे। तभी जूजन कहता मास्टर मुझे लगता है इस बार जोयान जरूर मार दिया जाएगा। तभी यूडू कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, जोयान पहले से ही घायल है और वो सभी लोग जोयान को लेकर जा रहे हैं। जोयान अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा इसीलिए हमें उसका पीछा करना चाहिए, आखिरकार उसके पास हेवनली फ्लेम है और अगर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी बड़ा प्रॉफिट होगा। और इसके बाद वो लोग भी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उड़ने लगते हैं। इस टाइम पे लिटिल फेई डॉक्टर भी घायल जोयान को नॉर्थ डायरेक्शन में हेवनली क्लाउड विला की तरफ ले जा रही थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि डू यू सेक्ट के लोग उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी जगह वही थी कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं। ऐसे में परेशानी कम हो सकती थी और जोयान को ठीक होने का भी टाइम मिल सकता था, और उनकी प्रेजेंट टाइम की स्पीड के साथ उन्हें पता था कि बस वहाँ पहुंचे
पहुंचने में अब थोड़ा और टाइम लगना चाहिए। हालांकि तभी लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि अगर इसी टाइम पे हमें डुई सेक्ट का कोई भी वॉरियर मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, और ये सोचकर लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। जिसके बाद आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फॉरेस्ट के अंदर लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे अपने कल्टीवेशन पे, और यहाँ पे सभी लोगों ने अपने ऑरे को वापस ले लिया था। साथ ही भाई हुआ भी यहाँ पे काफी दूर तक एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और आसपास की चीजों को देख रहा होता है। साथ ही उस टाइम पे जोयान भी उस ग्रुप में बीच में कल्टीवेशन के लिए बैठा हुआ होता है और उसने काफी सारी मेडिसिनल पिल्स को भी खाया था, लेकिन उसकी चोटों के कारणों से काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। साथ ही टैंगलोंग से मिलने के बाद जोयान ये समझ गया था कि डुई कॉन्टिनेंट के लिए वो फुल पॉइजन बॉडी काफी इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ तक कि टैंगलोंग लियानर को ले जाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने तक को तैयार था, जिसका मतलब सिंपल सा ही था कि डुई सेक्ट के बाकी के एक्सपर्ट भी यही करेंगे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पे जाना था, क्योंकि अगर वो किसी सेफ जगह पे नहीं जाते तो इसे सेंट्रल प्लेन्स के एरिया से ही नहीं निकल पाएंगे। जो क्लेन की तो बात ही छोड़ दी जाए। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक और मेडिसिनल पिल को स्वेलो करता है और इसके बाद अपने आसपास की जगह को स्कैन करता है स्पिरिचुअल पावर से। तो अचानक उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। जिसके बाद जोयान कहता है, भाई हुआ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो और इस जगह को छोड़ दो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जोयान की बात को सुनकर भाई हुआ तुरंत ही कहता है, डैम इट, ये लोग कितने ज्यादा फास्ट हैं। उसी टाइम पे लिटिल फेयर डॉक्टर भी काफी टेंशन में आ जाती है और जोयान को देखने लगती है और इसके बाद कसकर लियानर का हाथ पकड़ लेती है। हालांकि उसी टाइम पे ली बिंगरुई थोड़ा सा झिझकती और इसके बाद अपने सामने के चारों लोगों की तरफ देखती है और कहती है, तुम सब पहले क्यों नहीं जाते, मैं उन्हें दूसरी तरफ भेज दूंगी। और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी भाई हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं हम दोस्त हैं, अगर हम जा रहे हैं तो हम साथ में निकलेंगे। तभी ली बिंगरुई भाई हुआ की तरफ देखते हुए कहती है, मित्र, मैं जोयान को मारना चाहती हूँ, क्या आप अभी भी मुझे फ्रेंड बनाना चाहते हैं। और इसके बाद अचानक ही उसके हाथ से कोल्ड ऑरा रिलीज होता है और भाई हुआ तुरंत ही उसका हाथ छोड़ देता है और 2 कदम तक पीछे हट जाता है। जिसके बाद ली बिंगरुई आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी जोयान चिल्लाते हुए कहता है, ली बिंगरुई, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें मेरे साथ रहना है और मेरी हर बात मानना है, मैं तुम्हें वहाँ मरने के लिए नहीं भेज सकता। तभी ली बिंगरुई कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मरने के लिए जा रही हूँ और ना ही मैंने आपको अपने मास्टर के बारे में कुछ भी कहने के लिए कहा। अगर आपकी चोटें सीरियस नहीं होती तो इससे पहले कि वो आपको पकड़ते मैंने आपको पहले ही मार दिया होता। और इसके बाद कोल्ड ऑरे के साथ जोयान को देखने लगती है। उसी टाइम पे लियाना काफी ज्यादा झिझकते हुए आगे बढ़ती और इसके बाद कहती है, वो जो चाहते हैं वो मैं हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं दे देते। हालांकि वो पूरी कर पाती अपनी बात को कि तभी चारों लोग एक साथ उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। तभी भाई हुआ कहता है, हम एक ग्रुप है, हम जहाँ भी जाते हैं हम साथ जाते हैं, हम रहते हैं तो साथ रहते हैं। ली बिंगरुई, अगर आप रहना चाहती तो हम सब आपके साथ रहेंगे। और इसके बाद सभी लोग हवा में उठ जाते हैं। ये देखकर ली बिंगरुई भी गुस्से में झिझकते हुए तुरंत उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे सभी लोग गए थे। और उस जगह के छोड़ने के कुछ टाइम बाद वो तीनों लोग वहाँ पे अपेयर होते हैं और वहाँ से वो जोयान और बाकी सभी लोगों का ऑरा फील कर सकते हैं, जिसके कारण एक एल्डर कहता है ये उनका ही ऑरा है और उन्हें 1 घंटे कम से पहले इस जगह को छोड़ना चाहिए। और अगर हमें खोजने के लिए काफी ज्यादा बड़ी जगह को न होती तो हमने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया होता। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं, फोर्थ ब्रदर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, हम बहुत जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। हालांकि उसने ऐसा कहा तो था, लेकिन उसे कुछ गलत भी लग रहा होता है क्योंकि रात होने वाली थी, जिसके बाद उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, चलो हमें रात होने से पहले उन्हें पकड़ना होगा। ये सुनकर उसके बगल के दोनों एल्डर अपना सिर हिलाते हैं और इसके बाद वो तीनों लोग फिर से एक बार आगे उड़ जाते हैं। और इस टाइम पे रात के टाइम पे काफी बड़े पहाड़ी जंगल के अंदर भाई हुआ भी जोयान को अपनी पीठ में बिठाए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उन्हीं के साथ साथ लिटिल फेयर डॉक्टर का ग्रुप था और नॉर्थ साइड की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। साथ ही इस टाइम पे उन्होंने रात में रुकने का भी मूड नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था उनका पीछा करने वाले पर्सन ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल के अंदर होने चाहिए, जिसके कारण रात भी उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना ही सबसे अच्छा होगा। हालांकि इस टाइम पे हर कोई अपने दिल में घबरा रहा होता है और साथ ही साथ जोयान भी मेडिसिनल पिल्स को चबा रहा होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को कवर कर सके और जिनसेन कुई को भी रिकवर कर पाए। हालांकि पूरी तरीके से रात होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सभी को कुछ अपने दिल में खतरा फील होने लगता है। तभी जोयान भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इतने टाइम के रेस्ट के बाद जोयान की चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। साथ ही इस टाइम पे जोयान ने इन सभी को यहीं रुकने के लिए बोल दिया था, क्योंकि जोयान को पता था डुई सेक्ट के वो तीनों एल्डर उनसे 15 मिनट की दूरी पर हैं और अगर ये लोग आगे बढ़ते भी हैं तो कुछ ही टाइम के अंदर वो एल्डर इन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि आखिरकार वो लोग ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल के हैं, जबकि जोयान का ग्रुप ओरिजिनल किंग लेवल का और इनमें से सबसे पावरफुल जोयान जो कि ओरिजिनल एम्परर लेवल पर है। इस टाइम पे उस पहाड़ की चोटी पे जोयान आराम करने के बाद तुरंत ही अपनी 3 कलर की हेवनली फ्लेम और सीड फ्लेम्स को एक साथ मिक्स करने लगता है और सभी लोग ये देखते हैं तो वही सोचते हैं कि आखिरकार जोयान क्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्हें पता था ये जोयान का ट्रम्प कार्ड है एंग्री बुद्धा लोटस है, जिसे जोयान स्टार्टिंग से ही बना रहा है और उन्हें पता था कि वे अकेले या कि अपनी पावर के साथ 3 एंसेस्टर लेवल के वॉरियर्स को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट के बाद जो पावर जनरेट होगी वो कुछ हद तक उन तीनों लोगों को रोकने के लिए काफी होनी चाहिए। और यहाँ पे ये सभी लोग इस थॉट को समझने में कैपेबल थे, लेकिन उन्हें जोयान की टेंशन थी क्योंकि जोयान अभी भी गिरी हुई हालत में था। तभी लिटिल फेयर डॉक्टर उसे डांटते हुए कहती है, आप पागल हैं क्या, आपको काफी हेविली इंजरीज आई हैं, न ही आपकी बॉडी में ज्यादा पावर बची है, फिर भी आप एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने वाले हैं, आप हमेशा अपनी लाइफ के साथ ऐसे मजाक कैसे कर सकते हैं।
इस टाइम पे बाई हुआ और लिटिल फेई डॉक्टर जॉन को रोकना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उनके कारण इसमें कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो जो यान की बॉडी भी जलकर राख में बदल सकती है। उन सभी को टेंशन में देखकर जॉन स्माइल करता है और इसके बाद कहता है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस टाइम पे जो यान की स्माइल और जॉन के फेस इंप्रेशन से देखकर कोई भी बता सकता था कि जॉन पूरी तरीके से थक चुका है, और जो यान को हालत को देखकर अगर वो अभी भी एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने की कोशिश करता है तो इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो जो यान के लिए भी काफी खतरनाक होगा। हालांकि हेवनली फ्लेम्स एक साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो अब रुकने का भी कोई रास्ता नहीं था, केवल फायर लोटस के बनने का ही वेट किया जा सकता था। साथ ही दूसरी तरफ वो तीन औरें भी जो यान के ग्रुप के नजदीक आते जा रहे थे और उन्हें भी जो यान के ग्रुप का अंदाजा लग गया था। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है आखिरकार उन्हें क्या हुआ, वो भाग क्यों नहीं रहे, क्या वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ लगता है उसे पता चल गया कि आज वो मरने ही वाले हैं, और इसके बाद मजाक उड़ाने लगते हैं वो जो यान का। तभी उन दोनों को लीड करने वाला तीसरा एल्डर कहता है सावधान रहो और अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ध्यान रहे कोई गलती ना हो। जिसके बाद हमें जो यान दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथों में एक प्यारा सा अग्नि कमल यानी कि फायर लोटस घूम रहा होता है और उसके कारण आसपास ब्लैक कलर की लाइनें क्रिएट हो रही थी। हालांकि फायर लोटस बनने के कुछ ही टाइम बाद तीन ह्यूमन फिगर साउथ से उनकी सामने आ जाती हैं और कोल्ड ऑरे के साथ जो यान की तरफ देखती हैं। इस टाइम पे जॉन के फायर लोटस की लाइट ने उस पूरे ही माउंटेन को काफी ज्यादा लाइट अप कर दिया होता है और ये सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक दिखाई दे रहा था। साथ ही वो तीनों एल्डर जब जो यान के एंग्री बुद्धा लोटस के वाइल्ड ऑरे को फील करते हैं तो उनके भी फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते कि क्या जूझैन ने जो कहा था वो सच था, इस बंदे के पास सच में काफी पावरफुल डू स्किल्स हैं जो कि ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल के वॉरियर को भी डरा सकते हैं। हालांकि चाहे कुछ भी हो, ये है तो आखिरकार स्टार्टिंग ओरिजिन एम्परर ही, और एक ओरिजिनल एम्परर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उसका डू स्किल कितना पावरफुल होगा, लेकिन फिर भी इसका ये डू स्किल इतना मिस्टीरियस क्यों है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम तीनों हाथ मिला ले तो ये इम्पॉसिबल है कि वो हमें सब प्रेस कर पाए, चाहे उसका डू स्किल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तभी एल्डर कहते हैं क्या होगा अगर उसका टारगेट हम तीनों को मारना नहीं बल्कि इससे निकलने वाली एनर्जी से हम लोगों को यहाँ पे रोकना हो। आखिरकार इस डू स्किल की एनर्जी पूरी तरीके से अगर शो होती है तो आप और मैं भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, और अगर वो इस चांस का उठाकर यहाँ से भागते हैं तो हम फिर क्या करेंगे। तभी एक एल्डर कहता है अगर इस डू स्किल की एनर्जी इतनी खतरनाक है तो हमारे साथ साथ उनकी हालत भी खराब होगी। हालांकि तभी फर्स्ट एल्डर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे ने टैंग लॉन्ग को मारा है और वो हमारे डू सेक्ट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, इसीलिए हमें उसे खत्म कर देना चाहिए और इस जियोयान को आज मार डालना चाहिए। जिसके बाद वो जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटे क्या तुम सच में मौत से नहीं डरते, तुम हमें रोकने के लिए ऐसी चीजों का यूज कर रहे हो, मुझे लगता है तुम आत्महत्या करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे पास बचने का मौका होगा। तभी जियोयान भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा करते हुए कहता है मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मेरे पास जरा भी बचने का मौका नहीं होगा। जियोन की बात को सुनकर वो एल्डर कहते हैं ये कैसा होगा कि तुम अपने एंग्री बुद्धा लोटस डिस्ट्रॉय कर दो और हमें वो होली में समय दे दो, हम ऐसे भूल जाएंगे कि हमारे बीच में कोई भी मामला नहीं हुआ, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्या ये ठीक है। जिस पे जॉन कहता नहीं, और इसके बाद जॉन अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और वो लोटस धीरे धीरे घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है। उस कमल को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो तीनों एल्डर कहते हैं आज तुम बच नहीं सकते बास्टर्ड, और इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी जिनसिन को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन तभी जॉन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है ब्लास्ट, और इसके बाद बाई हुआ तुरंत ही जो यान को पकड़ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है और चारों तरफ ब्राइट व्हाइट लाइट फैल जाती है और रात में भी दिन जैसा माहौल होता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं था, आसपास की हर एक चीज को वो लाइट डिस्ट्रॉय करती हुई जा रही होती है। तभी जॉन भी अपनी स्टोरेज रिंग से नॉर्दर्न किंग को बाहर निकालता है और वो कुछ लोगों को दूर ले जाने के लिए फौलाद के औलाद को ऑर्डर देता है जो कि लाइटिंग की स्पीड से ऐसा करने लगता है। साथ ही इस ब्लास्ट की पावर उन्हें पता थी कितनी खतरनाक, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन तीन ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल की वॉरियर्स की हालत क्या होगी। इस टाइम पे बाई हुआ केवल अपनी पूरी ताकत के साथ जोयान को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा होता है और वहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस द्वारा क्रिएट किया गया स्टॉर्म लगभग 1 घंटे तक चलता है और उस पूरी जगह का वो एरिया ही धरती से गायब हो जाता है और इसके बाद वो कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे रिकवर होता है। हालांकि इस टाइम पे डुई सेक्ट के वो 3 एंसेस्टर लेवल के वॉरियर फायर लोटर से हैविली इंजर्ड तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ उन्हें इंजरीज काफी हद तक आ गई थी, जिसके कारण वो तीनों लोग काफी ज्यादा गुस्से होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स के डुई सेक्ट के 3 रेस्पेक्टेड एल्डर्स को साउथ डायरेक्शन से आया हुआ कोई एक बंदा इतनी बुरी तरीके से हरा गया था, वो इस अपमान को कैसे सह सकते थे। हालांकि इस टाइम पे वो एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उन्हें जोयान का ऑरा ही फील नहीं हो रहा था, ना ही किसी और का, जिसके कारण उन्हें नहीं पता था कि जोयान किस डायरेक्शन में गया होगा। इस टाइम पे केवल वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ते हैं जिसपे उन्होंने जोयान को पहले फॉलो किया था। तभी जूजन हमें दिखाया जाता है जो कि उनके पीछे काफी दूर अपने आप को एक माउंटेन पे अपेयर करता है और ये सीन याद करके तो वो काफी ज्यादा चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन हेवीली इंजर्ड होने के बाद भी ऐसी कोई डू स्किल्स को शो करने में कैपेबल होगा।
और अगर जोयान आगे भी पावरफुल होता रहता तो उसे हराना तो इम्पॉसिबल हो जाता। और ये सोचते ही उसकी आंखों में जोयान को जान लेने का इरादा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि ऑब्वियसली जोयान का ही ग्रुप था। रात के टाइम जोयान और डुई सेक्ट के उन तीनों एल्डर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो काफी हद तक बढ़ गई थी, इसलिए वो अब जोयान के ग्रुप को जल्दी तो नहीं पकड़ सकते थे। और इस टाइम पे जोयान का जो ग्रुप होता है एक केव के अंदर होता है जिसे उन्होंने फॉरेस्ट में अभी अभी खोजा था। और इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोगों के पीले चेहरे जोयान को ही देख रहे होते हैं जो कि उनके सामने एक चट्टान पे क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जोयान लगभग इस मूवमेंट पे ब्रेक थ्रू करने वाला होगा। आखिरकार पिछली रात ही जोयान 2 स्टार ओरिजन एम्परर लेवल की ब्रेक थ्रू लाइन पे पहुंच गया था और इसे अब जोयान और ज्यादा दबा नहीं सकता था। इसीलिए जोयान ने यहाँ पे एक केव को क्रिएट किया था और उसके अंदर ब्रेक थ्रू के बारे में सोचा था। हालांकि अगर ये और टाइम होता तो वे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते कि जोयान ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन इस टाइम पे वो काफी टेंशन में होते क्योंकि उन्हें पता था जोयान की मेरिडियंस और बॉडी काफी हद तक डैमेज है। और इस टाइम पे जोयान की बॉडी के अंदर नेचुरल एनर्जी फ्लो होने वाली है जिसके कारण जोयान अगर इसे आसानी से फ्लो नहीं कर पाया तो जोयान को और भी ज्यादा इंजरीज आ सकती हैं। हालांकि जैसे जोयान अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करता है तो आसपास की नेचुरल एनर्जी जोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पे काफी हैवी और ह्यूज क्वांटिटी में जिनसेन कोई जोयान की बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रही थी जिससे जोयान की बॉडी कांपने लगती है। इस टाइम पे ये नेचुरल एनर्जी और जिनसेन कोई जोयान की बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट से एंटर होते हुए जोयान के सभी चैनल से निकल रही थी जिससे जोयान को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि जोयान ने एंग्री बुद्धा लोटस और एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म को यूज किया था और उनके इफेक्ट जोयान के ऊपर भी पड़े थे। और अब ये एनर्जी का प्रेशर जोयान की बॉडी को बुरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है। हालांकि उसी टाइम पे तुरंत ही जोयान की बॉडी के अंदर उसकी हेवनली फ्लेम फैलने लगती है जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से इस वाइल्ड एनर्जी को रिफाइन करना स्टार्ट करती है जिससे जोयान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और इस टाइम पे जब लिटिल फेरी डॉक्टर जोयान को शांत होता देखती है तो उसका दिल भी रिलैक्स फील करता है। हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के बाद ये सारी एनर्जी जोयान के डुई की वॉर्टेक्स में डाल दी जाती है और जोयान का ऑरा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और यहाँ तक कि जोयान को जो चोटें लगी थी जिनसेन कुई के सपोर्ट के कारण वो भी तेजी से ठीक होने लगती हैं जो कि उन सबके लिए अच्छी खबर थी। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था एक्यूपंक्चर पॉइंट और मेरिडियंस में बहने वाली जिनसेन कुई की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही थी और जोयान की बॉडी के ऊपर बोझ भी बढ़ता जा रहा था। हालांकि जोयान की हेवनली फ्लेम इसे रिफाइन तो कर रही थी लेकिन इससे जोयान के एक्यूपंक्चर पॉइंट और मेरिडियंस पहले ही काफी हद तक डैमेज हो चुके थे और इस टाइम पे जोयान की पूरी स्किन ब्लड रेड हो गई होती है। दूसरी तरफ डुई सेक्ट के वो तीन एल्डर एक बार फिर से जोयान के ग्रुप के बीच के डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं और इस टाइम पे बस यही था कि वो लगभग 4 घंटे के अंदर जोयान के ग्रुप तक पहुंच सकते थे। और इस टाइम पे तो जोयान एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट नहीं कर सकता था और बिना अपने ट्रम्प कार्ड के उस ग्रुप से लड़ना जोयान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात थी। और इस टाइम पे जोयान की हालत खराब पे खराब होती जा रही थी और जिनसेन कुई के कंटिन्यू सेलो के कारण और रिफाइनिंग के कारण जोयान की ब्लड रेड स्किन गोल्डन रेड हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जोयान कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि जस्ट इसी टाइम पे एक ओल्ड मैन जिसने ब्रोकेट कलर की गाउन पहनी थी केव के बाहर अपेयर होता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से इस केव के अंदर की मूवमेंट को फील कर लिया था। इसके बाद वो कहता है एक हेवनली फ्लेम, ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता लेकिन ये बंदा डुई सेक्ट को बिना किसी रीजन के क्यों भड़काएगा। इस टाइम पे ये ओल्ड मैन स्माइल कर रहा था जैसे कि इसने कुछ पहचान लिया हो। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब होकर एक लाइट की बॉल में बदल जाता है और सीधा ही जोयान के सामने आ चुका होता है। ये देखकर भाई हुआ बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। हालांकि वो कुछ कर पाते कि तभी एक पावरफुल प्रेशर उनके ऊपर बन जाता है और वो जिस जगह पर होते हैं उसी जगह पर जम जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी बॉडी की वो जिनसेन कुई जिसे वो एक्टिवेट करने वाले थे वो भी जबरदस्ती दबा दी जाती है। ये देखकर वो हैरान होते कि सामने वाली पार्ट आते ही अटैक कर देगी। जिसके बाद वो एल्डर भाई हुआ और बाकी लभी लोगों को देखते हुए कहता है तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो। और इसके बाद वो अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर और लियानर की तरफ देखते हुए कहता है वो फुल पॉइजन बॉडी, कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि डुई सेक्ट के लोग आपकी तलाश कर रहे हैं लेकिन मेरे पास अब आप लोग के साथ निपटने का टाइम नहीं है। और इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है जिससे आसपास काफी सारे मिस्टीरियस प्रिंट क्रिएट होने लगते हैं जो कि जोयान की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। और इस फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी वो बंदा कहता है दी हेवनली चीफ फॉर्मेशन, ये एक ग्रेड 5 की फॉर्मेशन है और ये आपकी बॉडी को कुछ टाइम के लिए स्टेबल करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और उस बच्चे के कारण मैं आपको ये दूंगा। और इसके बाद उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वो ओल्ड मैन अपनी स्टोरेज रिंग से पर्पल कलर की एक पिल निकालता है और इसके बाद कुछ झिझकने के बाद वो पिल जोयान को खिला देता है। और इस पिल के एंटर होते ही जोयान की बॉडी में कई गुना ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील होने लगती है जो कि ग्रेड 6 की पिल से भी कई गुना ज्यादा थी। और इसके बाद जोयान की एनर्जी धीरे धीरे सप्रेस हो जाती है और जोयान का फ्लेम मंत्र ठीक हो जाता है और एनर्जी जो कि जोयान की बॉडी थी जो ब्लड रेड हो गई थी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। तभी वो एल्डर कहते हैं छोटे साथी ये ग्रेड 7 की मेडिसिनल पिल है, इसके इफेक्ट सच में काफी अच्छे हैं, बेहतर होगा कि इस उधार को आप याद रखें और भविष्य में मुझे इसका हिसाब वापस कर दीजिएगा। और इसके बाद स्माइल करता है और एक शॉट के साथ भाई और बाकी लोगों के ऊपर बनने वाला प्रेशर तुरंत ही गायब हो जाता है।
और इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ह्यूमन फिगर केव के बाहर अपेयर होते हैं, जिस केव के अंदर जोयान था। और इसके बाद भी ये लोग तुरंत ही कहते हैं आइए देखें कि अब आप कहाँ तक दौड़ सकते हैं, उन्हें घेर लो और उनमें से एक को भी यहाँ से जिंदा मत जाने देना। और सबसे आगे चल रहे वाला एल्डर उन सभी को कहता है और पीछे के दोनों एल्डर तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं। और इसके बाद वो तीनों लोग उस केव को घेर लेते हैं। आखिरकार उन्हें पता था कि ये ग्रुप कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, 3 एंसेस्टर लेवल के वॉरियर से नहीं बच पाएगा। और प्रेजेंट टाइम पे दुजान वैसे भी घायल है और दूसरा एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। हालांकि उन्होंने केव को घेर ही लिया था कि तभी उन्हें गुफा में 5 ह्यूमन फिगर्स दिखाई देती हैं और उनको लीड करने वाला पर्सन ऑब्वियसली जोयान होता है। हालांकि जोयान की पूरी बॉडी रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन टियर 7 की मेडिसिनल पिल की एनर्जी के कारण उसकी बॉडी में लगी हुई चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। साथ ही अभी भी इसकी बची हुई एनर्जी जोयान की बॉडी की कंटिन्यू रिकवरी में लगी हुई होती है। और जोयान का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया होता है और ऑरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। और इस टाइम पे जोयान की पावर 2 स्टार ओरिजन एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और जैसे ही वो सभी लोग उस केव के बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर तुरंत ही डुई सेक्ट के इन तीनों एल्डर पर पड़ती है। और ये तीनों एल्डर जब जोयान को अपनी एनर्जी में फुलफिल देखते हैं तो ये तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करने के बाद का सीन तो उन्होंने देखा ही था जहाँ पे जॉन खुद को उठाने में कैपेबल नहीं था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि जॉन के हाथ में कोई भी एंग्री बुद्धा लोटस नहीं है, तब जाके वो अपने दिल में रिलैक्स फील करते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं बास्टर्ड, अब हम देखते हैं तुम हमारे हाथों से कैसे बचोगे। और इसके बाद उनकी बॉडी अचानक से कांपने लगती है और उससे काफी पावरफुल फोर्स जनरेट होता है। लेकिन जोयान के ग्रुप के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। और इसके बाद जोयान स्माइल करता है और अपने ऊपर बन रहे प्रेशर को बिल्कुल ध्यान में न देते हुए कहता है एल्डर ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। और उसके इतना कहते ही एक पावरफुल ऑरा जनरेट होता है जो कि उनके सामने के तीनों लोगों को टक्कर दे रहा होता है और उनसे जरा भी कम नहीं था। ये देखकर उन तीनों के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं ये है एक ओरिजन एंसेस्टर। जिसके बाद वो तीनों तुरंत कहते हैं कौन है, बाहर आओ अगर तुम में क्षमता है तो। इस टाइम पे उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जोयान को बचाने के लिए कोई ओरिजन एम्परर लेवल का बंदा या ओरिजन एंसेस्टर लेवल का बंदा यहाँ पर आएगा। साथ ही उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तीनों लोग भी इस प्रेशर को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी केव के अंदर से आवाज आती है कि आप सब कह रहे हैं कि मैं यहाँ वहाँ छिप रहा हूँ, इस आदमी को किसी से भी छिपने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे हेवनली क्लाउड मैंसन किसी भी जिंदा पर्सन का बलिदान नहीं करने देगा जिसने आपको इतनी बुरी तरीके से हराया है। और यहाँ तक रही आपकी इस होली मिस की बात, तो हम उसे भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि इतने सालों बाद अब आपको ये याद आया है। और इसके बाद वही ओल्ड मैन सभी के सामने अपेयर होता है। ये देखकर वो तीनों एल्डर कहते हैं ये तुम हो लुओ हाओ, यानी ओल्ड लुओ। इस टाइम पे वो अपने सामने एक एल्डर को देखकर काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं और सीरियस भी हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें पता था लुओ हाओ हेवनली क्लाउड बिला के डिप्टी बिला मास्टर थे, जिनकी पावर 6 स्टार ओरिजन एंसेस्टर लेवल पर थी। और अपने 7 भाइयों के कारण उन्हें सेंट्रल प्लेन्स के अंदर लुओ सेक्ट के 7 हीरोज के नाम से जाना जाता है। और वे आमतौर पर सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ एरिया को अपने अंदर रखते हैं और शायद ही कभी खुद को अपेयर करते हो। और इस टाइम पे ओल्ड हाउ जो कि उनके सामने खड़े हुए थे, वो उन सभी तीनों ब्रदर में से थर्ड ब्रदर थे, 7 ब्रदर में से थर्ड ब्रदर। हालांकि इस टाइम पे इन्हें पता था कि लुओ हाउ यहाँ पे अकेले हैं, लेकिन वे तीनों ये भी जानते थे कि लुओ क्लेन के उन 7 के 7 हीरो में काफी खतरनाक फाइटिंग एबिलिटीज है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास फाइटिंग एबिलिटी थी, बल्कि वो सभी लोग फॉर्मेशन मास्टर भी थे और उनकी फॉर्मेशन सेंट्रल प्लेन्स में सबसे अच्छी थी। और अपनी फॉर्मेशन के हेल्प से वो लोग एक ही लेवल के 2 वॉरियर्स के साथ फाइट कर पाते थे। और इस टाइम पे उन्हें भी पता था कि अगर वे लोग अपनी पूरी पावर का यूज भी कर ले तो भी लुओ हाउ को हराना इजी नहीं होगा। उन्हें वास्तव में भरोसा नहीं था कि वो यहाँ पे आकर हेवनली क्लाउड बिला के लोग से मिल जाएंगे। आखिरकार उन चारों के, हालांकि यहाँ के चारों सेक्ट पहले ही एक दूसरे के विरोधी थे और उनके बीच पहले ही फाइटें होती रहती थी और अब तो वो एक दूसरे को मिल गए थे, तो आज का मामला तो अब आसानी से नहीं सुलझने वाला था। हालांकि तब भी वो तीनों एल्डर कहते हैं लुओ हाउ तुम हमारे डू यू सेक्ट के मामलों में इंटरफेयर क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर लुओ तुरंत ही कहते क्या हुआ अगर मैं इंटरफेयर करना चाहता हूँ, इस ओल्ड मैन को आप तीनों के साथ फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्डर लुओ की बात को सुनकर वो तुरंत ही कहते हैं लुओ हाउ तुम्हें ईगोफुल नहीं होना चाहिए। हालांकि तुम लुओ क्लेन के 7 हीरोज में से एक हो और तुम्हारे पास सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कुछ ग्लोरी है, हालांकि फिर भी तुम्हारा हेवनली क्लाउड बिला केवल कुछ सेक्ट का एक ग्रुप है। अगर मेरे डुई सेक्ट के सेक्ट मास्टर खुद आते हैं तो मुझे डर है कि रिजल्ट को तुम संभाल नहीं पाओगे। जिसपे ओल्डो हंसते हुए कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरा हेवनली क्लाउड बिला आपसे डरता है, हम इसे हिडन क्लाउड पवेलियन ही कहेंगे, वही ज्यादा इजी लगता है। क्या हुआ अगर आपके सेक्ट मास्टर ओरिजन बेनरेट है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे हिडन क्लाउड पवेलियन को इससे धमका सकते हैं तो बेझिझक आइए
है दूसरे लोग आपसे डर सकते हैं लेकिन मेरा हिडन क्लाउड पवेलियन नहीं। ओल्ड लुओ की बात को सुनकर उनके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बैड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था हिडन क्लाउड पवेलियन का खुद का अपना फाउंडेशन है और साथ ही वो 4 ग्रेट सेक्ट में से एक है और बाद वाले को डराने के लिए उन्होंने सोचा था कि ओरिजन बेनेरेट के एक्सपर्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड लुओ की बात को सुनकर तो वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं जू सुआंग, आज मेरे होते हुए तुम इन बच्चों को यहाँ से नहीं ले जा सकते और अगर तुम कंटिन्यू रहना चाहते हो तो मुझे तुम तीनों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। इस टाइम पे डुई सेक्ट के ये तीनों एल्डर जब ये सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा कांप उठते हैं क्योंकि उन्हें पता था कल रात ही वे हिडन क्लाउड पवेलियन के एरिया के अंदर घुस आए थे और अगर ओल्ड लुओ के साथ वो यहाँ पे फाइट करते हैं और हिडन क्लाउड पवेलियन के बाकी के एक्सपर्ट यहाँ आ जाते हैं तो उनका बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो तुरंत ही दक्षिण की तरफ वापस मुड़ जाते हैं और जाते हुए वो लोग जो यान की तरफ भी देखते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर लुओ के गाइडेंस पे जोयान का ग्रुप हिडन क्लाउड पवेलियन पहुंच चुका था। हालांकि ये जर्नी थोड़ी खतरनाक थी लेकिन ठीक ठाक वो लोग वहाँ पहुंच गए होते हैं और यहाँ पे जोयान भी 2 स्टार और रीजन एम्परर लेवल पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा खुश था। हिडन क्लाउड पवेलियन के बिला में पहुंचने के बाद जोयान काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था यह बिला उतना ज्यादा बड़ा नहीं था बल्कि इसे काफी अजीब सा और काफी रिच ऑरा रिलीज हो रहा था। साथ ही ये पूरी सिटी थी और इस पूरी सिटी से ही ये पूरा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। सिटी की जो बॉल्स होती है वो काफी ज्यादा एशियंट्स होती हैं और काफी बड़ी भी होती हैं और इन सभी बॉल्स के ऊपर काफी सारे मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे और साथ ही ये से जो सिटी को एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन घेरे हुए होता है जिसे क्रॉस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा ही लग रहा था। हालांकि ओल्ड लुओ की हेल्प से जोयान और उनका ग्रुप बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर चले गए थे और सिटी के अंदर इंटर होते हुए उन्हें काफी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं और इस टाइम पे यहाँ पे काफी सारे लोग गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और ये जगह काफी ज्यादा रिच होती है। साथ ही यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेशंस भी होती हैं। ये देखकर जुआन को ऐसा लगता है कि जैसे वो फॉर्मेशंस के वर्ल्ड में आ गया हो और यहाँ तक कि वो फॉर्मेशन और फॉर्मेशन मास्टर जो कि आउटर वर्ल्ड में देखे नहीं जाते थे या कि मिलते नहीं थे हिडन क्लाउड पवेलियन की सिटी में उन्हें आसानी से देखना पॉसिबल था। हालांकि तभी ओल्ड लुओ हंसते हुए कहते हैं मेरा हिडन क्लाउड पवेलियन फॉर्मेशन के साथ ही शुरू हुआ था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता गया और मेरे क्लेन के ज्यादातर लोग फॉर्मेशन मास्टर ही हैं और सेंट्रल प्लेन्स में हमारी कुछ पॉपुलरिटी भी है। हालांकि हमारा बैड लक है कि ये अभी भी पिल टावर से कम है। जो सुनकर जॉन बस हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देता है और इसके बाद वो ओल्ड लुओ के गाइडेंस इस सिटी के सबसे डीप एरिया की तरफ जाते हैं। हालांकि लुओ हाउ के साथ जोयान जब सिटी के पास पहुंचता है तो वहाँ पे एक माउंटेन की चोटी पे एक हाफ एजेड मैन खड़ा हुआ होता है और साथ ही कुछ और ह्यूमन फिगर्स होती हैं और यहाँ पे 2 ओल्ड मैन और लुओ एओ होते हैं और अपने ओरिजिनल वाले ओल्ड लुओ यही है लुओ एओ। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज था। और इस टाइम पे ओल्ड लुओ येओ को देखकर जोयान काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली उन्हें ग्रीट करता है क्योंकि सेंट्रल प्लेस में आने के बाद ये पहला चेहरा था जो कि फैमिलियर था और उनसे अभी अभी जोयान मिला था और काफी बार लुओ एओ ने काफी बार जोयान की हेल्प की थी। ओल्ड लुओ ही कहते हैं जिसके कारण ओल्ड लुओ का जोयान के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज था और एक बार फिर उन्हें देखने के कारण जोयान काफी ज्यादा खुश हुआ था। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं ओरिजन एम्परर आप केवल 3 साल के अंदर ही रिटर्नेंस लेवल से ओरिजन एम्परर लेवल तक कैसे पहुंचे। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं जोयान की बॉडी के ऑरे को फील करके। 3 साल पहले लुओ जिन ने भी उन्हें जोयान के बारे में पहले ही बता दिया था और जब उन्हें पता चला था कि जोयान की जो कल्टीवेशन है वो रिटर्नेंस लेवल पर पहुंच चुकी थी तो वो पहले ही काफी ज्यादा सरप्राइज हुए थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वो जोयान से मिलेंगे तो जोयान ओरिजन किंग लेवल क्या होगा, लेकिन या तो जोयान ओरिजन किंग को सप्रेस कर चुका होता है ओरिजन रिटर्नेंस पे ओरिजन एम्परर लेवल पर पहुंच चुका होता है। ओल्ड लुओ की बात को सुन उनके एक तरफ खड़े हुए ओल्ड मैन और एक तरफ हाफ एजेड मैन दोनों ही चौंक जाते हैं कि केवल 3 साल में ओरिजन रिटर्नेंस लेवल से ओरिजन एम्परर लेवल तक ये कल्टीवेशन स्पीड कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। यहाँ तक कि लुओ हाउ जो कि अभी जोयान के ग्रुप के साथ जर्नी करके यहाँ तक आए हैं वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं लुओ एओ की बात को सुनकर। हालांकि उनके जवाब में जोयान केवल अजीब तरीके से स्माइल कर देता है और ओल्ड लुओ को ग्रीट करते हुए जोयान कहता है मैं एक सिर्फ जूनियर हूँ और बस किस्मत से कुछ कल्टीवेशन मेथड्स और नॉर्मल फाइट्स के कारण मैं इस लेवल तक पहुँच गया हूँ। जोयान की बात को सुनकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि कोई आप आकस्मिक मुठभेड़ और कल्टीवेशन मेथड से अगर 3 साल के अंदर ओरिजन रिटर्नेंस से ओरिजन एम्परर पर पहुंच सकता था तो ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं था। हालांकि तभी एक वॉइस आती है चाहे आपका टैलेंट हो या कि कुछ और, क्योंकि आप एक ओरिजन एम्परर बन चुके हैं ये पहले ही काफी है और आप स्पष्ट तौर पर इसके लायक भी हैं। और इसके बाद एक हाफ एजेड मैन एक प्राउडफुल स्माइल के साथ जोयान के सामने आता है। ये सुनकर जोयान जल्दी से उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं और इसके बाद तुरंत ही कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एल्डर कौन है। ये देखकर वो स्माइल करते हुए कहते हैं अरे मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया, मैं लुओ चैंग हूँ हेवनली क्लाउड पवेलियन का बिला मास्टर और मैं लुओ जिन का फादर भी हूँ। और इसके बाद अपने बगल के ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये हेवनली क्लाउड बिला के ग्रैंड एल्डर लुओ जियोंग है और लुओ हाउस से तो आप मिल ही चुके हैं और रास्ते में आपकी जान पहचान हो ही गई होगी। लुओ चैंग का तो जोयान ने कुछ अंदाजा लगा लिया था कि ये बिला मास्टर होंगे, लेकिन लुओ जियोंग जो कि एल्डर थे उनके बारे
बारे में तो जॉन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि रास्ते में लुओ हाउस से जॉन ने हिडन क्लाउड विला के बारे में काफी सारी बातों को सीखा था और इन्होंने लुओ क्लैन के 7 पावरफुल पर्संस में से अपना सबसे ज्यादा इफेक्ट छोड़ा था। और लियो जुओंग लुओ क्लैन के 7 हीरो में से सबसे बड़े थे, या कि सबसे बड़े या कि सबसे एल्डर, और इनका कल्टीवेशन भी सबसे ज्यादा था। और जॉन ने कभी भी नहीं सोचा था लुओ क्लैन के 7 हीरोज में से सबसे पावरफुल उसके सामने होगा। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। और साथ ही जॉन को पता था कि लुओ क्लैन के 7 हीरोज में हर किसी की पावर ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुकी है, और इसके अलावा उन सभी के बीच केवल 1 स्टार का अंतर है। सबसे बड़े भाई लुओ जियोंग की पावर 8 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर, लुओ हाओ 6 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर, और 3rd रैंक पर लुओ एओ 5वें स्तर पर होते हैं, 5वें रैंक पर, और इनकी पावर 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर होती है। और ये लोग हिडन क्लाउड विला के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, और ट्रम्प कार्ड भी आप इन्हें कह सकते हैं। हालांकि इनकी पावर ओरिजिन बेनेरेट से कम थी, लेकिन अपने फॉर्मेशन के कारण ये लोग कॉन्टिनेंट में अनबीटेबल थे। और अगर ये सभी लोग एक साथ काम करते हैं तो वे एक ओरिजिन बेनेरेट के साथ भी फाइट कर सकते हैं। और यही एक रीजन था कि लुओ हाओ ने एक दिन पहले जू सुआंग को धमकी भी दी थी और उससे बिल्कुल नहीं डरे थे। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि 11:30 तक आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि वो 20 मिनट के नीचे का ही होगा, तो उस पे आप लोग ज्यादा कमेंट मत करना। और आज शाम के मुझे 3 वीडियोस क्रिएट करने पड़े, तो मैं और भी ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चला गया था, आपको पता ही है, काम से। तो शाम के मैं 4 बजे तो लौट के आया, फिर जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बनाए। एडजस्ट किया करो यार, कभी कभी आज मन भी नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन अब बोला है तो बनाना पड़ेगा। बट